नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी या ज़मीन संबंधित कोई विवाद है तो उसको कैसे सुलझाएं। साथ ही साथ सीआरपीसी धारा 144, धारा 145, धारा 133 क्या है, इसको आपको पूरे डिटेल के साथ बताने वाला हूं। इसमें आपको क्या बातों को ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई आवाजाही का रास्ता है, यानी कोई रास्ता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के आने जाने में यूज किया जा रहा है। उस रास्ते में कोई अगर रुकावट आती है, कोई व्यक्ति उसको रोकता है, जाने नहीं देता है, तो यहाँ पे कौन सी धारा लगने वाली है, इसमें पूरे डिटेल के साथ बताएंगे। साथ ही साथ ज़मीन संबंधी अगर कोई प्रॉपर्टी है, उस पर कोई जबरन हड़प लिया है, ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है, उस पर कौन सी धारा लगने वाली है, इसमें पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करने वाले हैं, इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने आपको बताया था कि कोई प्लॉट या कोई ज़मीन, क्या कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, तो उससे पहले आपको किन बातों को ध्यान रखना होगा, जिससे कि ज़मीन संबंधी या कोई प्लॉट संबंधी आपका जो भी है विवाद ना हो। विवाद से बचने के लिए आपको मुख्य बातों को जानना अति आवश्यक है। अदरवाइज जो भी आपका पैसा लगा है वो पैसा भी आपका डूब सकता है। तो पूरे डिटेल के साथ बताएं तो जरूर देखिएगा। साथ ही साथ खेतों का क्षेत्रफल, जैसा कि आप जानते हैं, वर्गाकार होता है, त्रिभुजाकार, समलंब चतुर्भुज के आकार का, त्रिभुज के आकार का, इनका बंटवारा करना हो तो कैसे करें, इस पर पूरे डिटेल के साथ वीडियो बना रखा हूँ। ये आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, जिसको हम कमेंट के थ्रू आपको प्रोवाइड करेंगे उसका आंसर। अदरवाइज अगर वीडियो के माध्यम से आपको चाहिए तो मैं वीडियो भी आपको प्रोवाइड करूँगा। तो ज़रूर ये सब वीडियो आप जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कर रहे हैं सीआरपीसी धारा 144 क्या है। अगर सीआरपीसी धारा की अगर हम बात करते हैं तो इसको बोला जाता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोड्यूसर, यानी प्रोसीडर। तो यहाँ पे इसको आपराधिक प्रक्रिया संहिता, यानी इसके अंतर्गत अगर कोई भी जो कि कानूनी प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसकी बात करते हैं सीआरपीसी से, जो कि इसका कानून 1973 में पास हुआ था, जो कि जाके 1974 में लागू हुआ था। अगर देखा जाए, अगर इसमें सीआरपीसी धारा लागू कब करता है, यानी आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पर धारा 144 लागू थी। धारा 144 लागू थी, जिससे कि आपको आने जाने से रोका जा रहा था, एक जगह एकत्रित होने से रोका जा रहा था। यानी 3 या 4 लोगों को या 5 लोगों को एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते हैं इस धारा के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरी डिटेल में आपको यहाँ पे जानकारी देंगे। जैसा कि स्पष्ट है, किसी भी क्षेत्र में दंगे, लूटपाट, आगजनी, हिंसा, मारपीट आदि की आशंका को देखते हुए धारा 144 लागू किया जाता है। ठीक है, किसी भी इलाके में इसे प्रभावी करने के लिए बाकायदा जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम या एसडीएम के द्वारा ये लागू किया जाता है, और उनकी ओर से अधिसूचना या नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, या पुलिस यह सुनिश्चित करती है कि इस धारा का उल्लंघन ना हो पाए। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता पाया जाता है तो सीआरपीसी के तहत प्रभावी धाराओं में गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी धारा 144 के अंतर्गत, जैसा कि कोरोना काल में आपने देखा था कि सब जगह लॉकडाउन लगा दिया गया था, जहाँ पे 4 या 5 या 2 लोगों को एकत्रित होने पर उनको पुलिस डंडे से पिटाई करती थी, आपने भी देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब सीआरपीसी का मतलब, धारा का मतलब 144 का यही है कि इसमें दंगे, लूटपाट या सामाजिक या सोशलिस्ट किसी भी प्रकार की कोई बेमानस मन में जिसके है, या हिंसा करने के, उपद्रव करने के लिए, इनको रोकने के लिए धारा 144 लगाई जाती है। ठीक है, यानी धारा 144 लागू होने के बाद क्या होता है, इसमें क्या होता है कि धारा 144 लागू होने के बाद उस इलाके में 5 या उससे ज़्यादा लोगों को एकत्रित होने पर रोक होती है। उस इलाके में कोई बैठक नहीं हो सकती, और ना ही रैलियाँ, ना ही जुलूस निकाला जा सकता है। इतना ही नहीं, इस धारा के लागू हो जाने के बाद साथ ही इसके इलाके में हथियार भी नहीं ले जा सकते। यानी यातायात संचालन यानी ट्रैफिक की आवाजाही पर भी रोक लग सकती है। साथ ही साथ इंटरनेट, यानी जो आप इंटरनेट यूज करते हैं उस पर भी रोक लगाया जा सकता है, अगर इससे हिंसा भड़क रही है। जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे, श्रीलंका में आपातकालीन स्थिति आ गई है, जहां पे वहां भी इंटरनेट यानी सोशल मीडिया को रोक दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस समस्या को देखकर धारा 144 लगाई जाती है।
ठीक है। धारा 144 का मतलब आप समझ गए होंगे, सामाजिक हिंसा यानी मार काट लूट पाट, ये सब समस्याओं को देखते हुए धारा 144 लगाई जा सकती है, जहाँ पे 105 से या 6 से लोग ज़्यादा एकत्रित नहीं हो सकते। साथ ही साथ कुछ जगह इसकी रियायत भी कही है, जैसे कि आप शव यात्रा में अगर जा रहे हैं वहाँ पे आपको छूट मिलती है, वहाँ उसको छूट में आपको परमिशन लेना पड़ता है, जिला मजिस्ट्रेट से आपको परमिशन लेना होगा, या तो आप शादी विवाह समारोह के लिए भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि कितने लोगों को अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, धारा 144 के समय ये आपको प्रक्रिया करनी पड़ती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स बात करें कि धारा 144 कितने समय तक के लिए लगाई जा सकती है, तो ये अधिकतम अगर बात करें तो कम से कम 2 माह के लिए या अधिकतम 6 माह के लिए लगाई जा सकती है। ठीक है, यानी 2 माह के लिए लगाई जा सकती है, लेकिन अगर क्षेत्र में दंगा फैलने और हालत बिगड़ने का आशंका है तो यह 6 माह महीने तक भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इसे 6 महीने से आगे बढ़ाए जाने का अभी तक फिलहाल कोई प्रावधान नहीं आया है। ठीक है, यानी अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो इसको 6 महीने तक बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे धारा 144 क्या होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे धारा 145 क्या है। धारा 145 की बात अगर हम करें तो इसमें ज़मीन संबंधी विवाद जो होता है, जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण तौर पर अगर हम ले रहे हैं, ये ए व्यक्ति हैं और ये ठीक है, बी की कोई प्रॉपर्टी है और इस पर ए जो है कि कब्जा कर लिया है। ठीक, ए की प्रॉपर्टी है, बी जाके उस पर कब्जा कर लिया है, या तो बी की प्रॉपर्टी है और ए कह रहा है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस संबंधी विवाद को सुलझाने के लिए धारा 144 लगाई जाती है। धारा 144 के समय की मतलब ए व्यक्ति और बी दोनों आपस में झगड़ा ना करें, यानी किसी भी प्रकार का मार काट यानी गोलाबारी बमबारी आदि नहीं कर सकते हैं। इसके लिए धारा 145 लगाई जा सकती है। ठीक है, और ये किसके द्वारा लगाई जाती है? ये एसडीएम यानी जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं उनके, या आप डीएम की बात करें वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिविल कोड में देखिए, अब मान लीजिए कि ये ज़मीन है। ठीक है, अब इस पर क्या होता है कि अगर ये व्यक्ति हैं, अगर इनका कब्जा है, ठीक है, अगर इनका कब्जा है और बी कह रहा है कि ये हमारी ज़मीन है, ठीक है, तो अब इन दोनों में क्या हो गया? विवाद हो गया। अब ये विवाद जाएगा कहाँ पे? जिला मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, यानी एसडीएम के पास अगर गया, एसडीएम के पास जाएगा, वहाँ से क्या होगा कि इन दोनों की बात को सुना जाएगा। ठीक है, इन दोनों की बात को सुना जाएगा, उसके बाद ये निश्चित किया जाएगा कि किसको ये ज़मीन दी जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 महीने से ज़्यादा के ऊपर अगर केस कहने के पहले ये कब्जाधारी हैं ए, तो ये ज़मीन इनको दी जाएगी, ए को दे दी जाएगी। अब देखिए ये निश्चित भी नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये इनको दे दी गई, ठीक है, अगर इनमें संतुष्टि नहीं हुई बी को, तो यहाँ पे क्या है, सिविल कोर्ट जा सकता है। और ये भी जिला मजिस्ट्रेट भी जो कि उसको सलाह देंगे कि आपका विवाद अगर यहाँ पे नहीं सुलझ रहा है तो आप जिला मजिस्ट्रेट यानी आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ से आपका सुनवाई होगी, उसके अनुसार ये एसडीएम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो मान लीजिए कि ये ज़मीन जो है यहाँ पे दोनों का विवाद सुलझ नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एसडीएम है इनको ये अधिकार होता है कि नहीं आता, तब तक एसडीएम के पास ये पावर होती है कि ये ज़मीन किसको देंगे। मान लीजिए कि दोनों के पास अगर निर्णय नहीं हो पा रहा है तो दोनों से क्या करेंगे, ये उस ज़मीन संबंधी कागजात मंगाएंगे। ठीक है, ज़मीन संबंधी कागजात मंगाएंगे और उस कागजात को निगरानी करेंगे कि यह ज़मीन किसकी है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति कागज़ को प्रूफ नहीं दे पाता है, यानी उसके संबंधित ज़मीन संबंधित जो कागजात होते हैं उससे संबंधित कागज़ अगर नहीं दे पाता है, तो जिसके पास ये कागज़ होगा उस व्यक्ति को ये ज़मीन दे दी जाएगी, तब तक जब तक इसका निर्णय नहीं आ जाता। ठीक है, या व्यक्ति या ये तो व्यक्ति जो भी है ये मान ले कि इसकी ज़मीन है, अगर नहीं मान रहा है तो ये जो कि ऊपर सिविल कोर्ट जाएगा, वहाँ से इंतज़ार किया जाएगा कि ये किसको दी जाएगी। जो कोर्ट आएगा उसका कोर्ट का फैसला जो आएगा वो यहाँ पे एसडीएम उसका पालन करेंगे और ये ज़मीन उसको दिलाएंगे जिसको कोर्ट कहेगी। तो जब तक इसका निर्णय नहीं आ जाता तब तक ये एसडीएम के पास पावर होती है कि ये ज़मीन उसको दे सकता है जो उस समय उस पर कब्जाधारी है, प्रेजेंट में जो कब्जा किया हुआ है उसको ये दे सकते हैं। ठीक है, वहाँ यानी इस विवाद को, यानी इन दोनों के विवाद को रोकने के लिए, यानी जो भी हिंसा हो रही इसको रोकने के लिए यहाँ पे धारा 145 लगाई जाती है। ठीक है,
यानी धारा 145 लगाई जाती है, जिसमें पुलिस दोनों व्यक्तियों के बीच के आपसी विवाद को रोकती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं धारा 133 क्या है। देखिए, धारा 133 ये कहती है कि कोई भी, मान लीजिए कि ये रास्ता है, ठीक है, अब ये रास्ता है, यहाँ पे ए व्यक्ति ने मकान बना रखा है, यहाँ पे बी ने बना रखा है, ठीक है। अब यहाँ से व्यक्ति जो है, ए वाला व्यक्ति यहाँ पे किसी प्रकार का अवरोध कर देता है, बी व्यक्ति को जाने नहीं देता है, यानी रास्ते को रोक देता है। इस रास्ते को निपटाने के लिए, झगड़े या विवाद को निपटाने के लिए यहाँ पे धारा 133 के तहत कार्रवाई की जाती है। यानी ए व्यक्ति को और बी व्यक्ति को, दोनों को मिलाकर इस समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे धारा 133 लगाई जाती है। यहाँ पे जो भी जिला मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम के द्वारा जो भी कार्रवाई करनी होती है, ये धारा 133 के तहत करते हैं। साथ ही साथ मान लीजिए किसी भी प्रकार की अगर अवरोध उत्पन्न हो रहा है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो फैक्ट्री लगा रहा है, जिस फैक्ट्री की वजह से किसी भी व्यक्ति को हानि हो सकती है, ठीक है, यानी फैक्ट्री लगा रहा है जिसमें किसी प्रकार की किसी व्यक्ति को हानि हो सकती है, उसको हटवाने के लिए, यानी किसी भी रास्ते में या किसी भी समस्या की वजह से किसी व्यक्ति को परेशानी हो रही है, उस समस्या को हटवाने के लिए यहाँ पे धारा 133 के तहत हटाया जा सकता है। ठीक है, यानी मान लीजिए कोई एक्सप्लोसिव या कोई विस्फोटक पदार्थ बना रहा है कंपनी, उसको हटवाने के लिए, या ऐसी कोई सामग्री बना रहा है जो आसपास के लोगों को, वातावरण को प्रभावित कर रही है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे धारा 133 के तहत कार्रवाई करके उस चीज़ को हटाया जा सकता है। ठीक है, किसी भी प्रकार की फैक्ट्री हो, जैसे कि आप समझ सकते हैं एक्सप्लोसिव हो, पटाखे की कंपनी हो, या ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पे आसपास के लोग जो रह रहे हैं उनको समस्या हो रही है, उस समस्या को निदान कराने के लिए यहाँ पे धारा 133 के तहत कार्रवाई की जाती है। तो यहाँ पे ये एसडीएम के पास, यानी जिला मजिस्ट्रेट और एसडीएम के पास या डीएम के पास ये पावर होती है उस समस्या को समाधान कराएं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी भी रास्ते से संबंधित आपको समस्या है, तो ये समस्या अगर कोई भी आपको केस फाइल करनी है तो धारा 133 के तहत ये कार्रवाई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना है। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।